हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगर। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का इस नए लेक्चर में। आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड का। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट करा था रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड। उससे पहले हम सिंप्लेक्स मेथड पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाउंडेड वेरिएबल प्रॉब्लम्स करी थी हमने सॉल्व, और आज हमने अभी प्रीवियस लेक्चर से शुरू करा है रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड। तो ये सेकंड लेक्चर है आपका इस मेथड का। तो आज हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया है इसका तो प्लीज़ ले लीजिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें उसी लेक्चर में है। इसे लेने के बाद अगर आप इस लेक्चर को लेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड से आपको इस एलपीपी को सॉल्व करना है। तो आपको दिया हुआ है मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है z इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2। कंस्टेंट दिए हैं 4x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन 10, 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10 एंड 3x1 प्लस 8x2 लेस देन इक्वल टू 12। और ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है। एक चीज़ आप लोगों को पता होगी कि यदि हमें मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम देता तो हम उसे मैक्सिमम में चेंज करते। कैसे? माइनस से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को जो यहाँ क्वेश्चन दिया है मैक्सिमाइजेशन का दिया है, और यहाँ दिया है ग्रेटर देन, लेस देन और लेस देन। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास सिर्फ ग्रेटर देन था, तो आज मैंने इसीलिए मिक्स लिया है कि यदि लेस देन और ग्रेटर देन आपके पास दोनों एक साथ आ जाते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो देखिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहली बात, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, कुछ चेंज नहीं करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो नेक्स्ट चलते हैं हम कंस्ट्रेंट पे। तो कंस्ट्रेंट में यहाँ आपको दिया हुआ है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब है ये वाला पार्ट बड़ा है इस वाले पार्ट से, तो इसका मतलब इसमें से कुछ माइनस कर दो। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो माइनस जिसे हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम पढ़ते आ रहे हैं स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल के बारे में। तो हम यहाँ माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या यूज़ कर रहे हैं? यहाँ हम सरप्लस वेरिएबल यूज़ करेंगे। क्लियर? आप लोगों को बताया था ना, सरप्लस। नाम पे मत जाइए, नाम का अपोजिट है यहाँ। सरप्लस मतलब माइनस वाले, और स्लैक वेरिएबल मतलब प्लस वाले। ठीक है, यहाँ लेस देन है, यानी कि इस वाले पार्ट में अगर कुछ ऐड करोगे तब ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ हमें क्या यूज़ करना है? यहाँ हमें यूज़ करना है स्लैक वेरिएबल का, और इसी तरह से यहाँ भी स्लैक वेरिएबल का यूज़ होगा। तो स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, सरप्लस वेरिएबल x3 और स्लैक वेरिएबल x4 x5 इंट्रोड्यूस कराइए। तो आपकी ये कन्वर्ट क्या हो जाएगी? मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2। देखिए स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल इनकी कॉस्ट क्या होती है बताया हुआ है, इनकी कॉस्ट होती है आपके पास 0। क्लियर? तो यहाँ पर आप लोगों को कॉस्ट ऐड करनी है, तो लिख दीजिए 0x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5। क्लियर? इसी तरह से कंस्टेंट में भी चेंज करिए। तो देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ चेंज कर चुके हैं। यहाँ हमने कर दिया -x3, तो ये इक्वल हो गया। ठीक है, ये जो आपका ग्रेटर देन का साइन था इक्वल हो गया, और यहाँ भी हमने +x4 और +x5 कर दिया, तो ये जो आपके लेस देन के साइन थे ये चेंज हो गए इक्वलिटी में। क्लियर? अब हमें देखना होता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही हो। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यदि आप सारे लेक्चर लेते हुए आए हैं तो आप लोगों को यहाँ मैट्रिक्स बनने की जरूरत नहीं है, आप इजीली देख पा रहे हैं। यहाँ हमारा -1 है। ठीक है, तो यहाँ आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल रहा है। क्लियर? यहाँ x4 x5 है, इसके अगर इन दोनों को देखिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। अगर हमारे यहाँ पर एक और +1 मिल जाए तो समझ पा रहे हैं? तो स्टूडेंट्स यहाँ में +1 करने के लिए क्या करना पड़ता है? अब यहाँ हमें ऐड करना पड़ेगा आर्टिफिशियल वेरिएबल। ये चीज़ पुरानी है, हम करते आए हुए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, प्रीवियस लेक्चर्स प्लीज़ ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ अब आप एक आर्टिफिशियल वेरिएबल और इंट्रोड्यूस करा रहे हैं x6, तो आपके पास क्या हो जाएगा कंस्टेंट? देखिए मैं यहीं चेंज कर देती हूँ। ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल x5 तक हो चुके हैं, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा आपके पास x6। ठीक है, आप जब बनाए टेबल ये जो लिखे तो नीचे लिखिएगा। ठीक है, लिख दीजिएगा इंट्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल वेरिएबल x6। ठीक है, और फिर इस दोबारा लिखिएगा, मैंने यहीं लिख दिया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x6 क्या है आपका? x6 इज आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है,
नाउ यहाँ पर आप लोगों को पता है आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट होती है -m, तो -m x6। क्लियर। m क्या है, जहाँ m एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप लोगों को एक मैट्रिक्स मिल चुकी है, आइडेंटिटी, यानी कि आपको एक इनिशियल बेसिस मिल चुकी है। इसी तरह से हम करते हुए आ रहे हैं, इसी तरह से बेसिस देखते हैं। तो अब देखिए ये आज आपका रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड है, तो इसमें कुछ फार्मूलाज यूज़ होते हैं, तो वो फार्मूलाज हम प्रीवियस लेक्चर में देखे थे क्या होते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को याद नहीं है तो देखो मैं एक बार बता देती हूँ, बट अच्छे से समझोगे समझ में जब भी आएगा जब लेक्चर लोगे। ठीक है, देखिए ये हमने वहाँ कुछ फॉर्मूलाज देखे थे, ए कैप का, वाई के कैप, बी कैप इनवर्स और एक्स बी कैप। तो इनका यूज़ करते हैं। देखो सबसे पहले निकालते हैं ए कैप। तो ए कैप क्या है, ए और -c। ठीक है, ए आपके पास क्या होता है, ये जो कॉफिशिएंट है ना, ये आज आपके आते हैं ए मैट्रिक्स में। ठीक है, और सी क्या होता है, सी होता है स्टूडेंट्स ये वाले कॉफिशिएंट, जो आपका जेड है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसमें जो कॉफिशिएंट है वो आते हैं आपके सी में। ठीक है, ये चीज़ हम पहले भी करे थे, तो यहाँ पर लिख दो 4 5 3, सिर्फ कॉफिशिएंट लिख रही हूँ और कुछ भी नहीं। ध्यान से देखिए 5 2 8, x3 का कॉफिशिएंट यहाँ -1 है, इन दोनों में नहीं है, इसका मतलब 0। ऐसे ही x4 की बात करें तो वो सेकंड वाले में है, ऊपर नीचे 0। x5 पे आते हैं तो यहाँ पर 1 है, ऊपर नीचे 0। और x6 की बात करें तो वो सिर्फ ऊपर है, नीचे 0। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है हमें। कैसे बनाओगे, सबसे पहले इस वाले कॉलम को लिखो, फिर इस कॉलम को लिखिए और फिर इस कॉलम को, तो आप लोग देख पाएंगे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुकी है। अब देखो -c, c क्या बताया मैंने, ये वाले कॉफिशिएंट, तो -c क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई, तो -5 -3 0 0 0 और -m, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा +m। ठीक है, ये आपकी एक मैट्रिक्स है, ए कैप एक मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना है बी कैप इनवर्स। तो बी कैप इनवर्स आपके पास क्या है, बी इनवर्स। ठीक है, ये एक ब्लॉक मैट्रिक्स है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्लॉक मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, ये 0 ये 1, यहाँ है सी बी इनवर्स। अब देखो ये चीज़ें कैसे निकालते हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी सीखी थी। बी क्या होता है आपका, बताया ना, बी आपका इनिशियल बेसिस है, यानी कि जो आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो यहाँ आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बना रहा है, ये वाला कॉलम, ये कॉलम और ये कॉलम। तो इनका नाम दे देते हैं कॉलम्स का, इसे कह देते हैं α1, इस कॉलम को α2, α3, α4, α5 और α6। तो यहाँ आपकी बेसिस क्या है, बी आपके पास यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस वाले कॉलम को लिखेंगे। ठीक है, तो α6, उसके बाद इस वाले कॉलम को α4 और फिर लास्ट में α5। ये चीज़ यहाँ नोटिस करने की है, ऐसा नहीं लिखना है कंटिन्यू, जिस तरह से आपकी मिले ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस तरह से ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बी कैप इनवर्स। तो स्टूडेंट्स बी आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आप लोगों को पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स वो खुद ही होती है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होती है। तो यहाँ आपके पास बी इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बना दीजिए 1 1 1 और ये आपका 0 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। नीचे क्या आता है, सी बी इनवर्स। तो देखो सी बी क्या है आपके पास, सी बी का मतलब है क्या, सी बी का मतलब है जो बेसिस के एलिमेंट है उनकी कोस्ट। तो बेसिस के एलिमेंट आपको पता है तो इनकी कोस्ट भी बता दो। α6 की कोस्ट क्या है, देखिए आपके जेड में α6 की -m है और α4 और α5 की 0 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर कोस्ट लिख देते हैं, -m, इसकी 0 और इसकी 0। सी बी आ गया, बी इनवर्स हमें पता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। तो सी बी इनवर्स क्या है, सी बी भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सी बी इनवर्स भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, तो बस सिंपल मल्टीप्लाई करना है, करिए। देखिए स्टूडेंट सिंपल मल्टीप्लाई है और कुछ भी नहीं है, यहाँ निकाल देते हैं। सी बी इनवर्स इज इक्वल टू, सी बी की वैल्यू रखो पहले। ठीक है, बी इनवर्स क्या है आपके पास, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हो गया आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई आप लोगों को पता है इस तरह से करते हैं। ठीक है,
मैट्रिक्स का, तो माइनस एम को 1 से करोगे तो माइनस एम, ये 0 और ये 0 फिनिश। नेक्स्ट माइनस एम को इससे 0 से करा, 0 हो चुका है, 0 को 1 से करा 0, और ये वैसे ही 0 हो चुके टर्म। नेक्स्ट इसको करो, ये भी मल्टीप्लाई करने पे 0 दे रहा है, तो ये आ गई सी बी बी इनवर्स की वैल्यू। तो लिख दीजिए यहाँ माइनस एम 0 0, यहाँ पर क्या आता है आपके पास 0 मैट्रिक्स, तो ये लीजिए, और लास्ट में कॉर्नर में 1। समझ आया? लास्ट में कॉर्नर में क्या लिखना है 1 आपको। ये आ चुका है बी कैप इनवर्स। अब बी कैप इनवर्स भी आ गया है, ए कैप भी आ चुकी है, तो अब क्या निकालना होता है हमें एक्स बी कैप। तो एक्स बी कैप की वैल्यू निकाली स्टूडेंट्स, फॉर्मूला था बी कैप इनवर्स इंटू बी। तो बी कैप इनवर्स की वैल्यू ये रही बी। बी आपके पास कौन सी वैल्यूज है स्टूडेंट्स, ये वाली 10 10 12, ये आपके पास है बी, यहाँ लिख लो 10 10 12। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ फिर मल्टीप्लिकेशन है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, बी आपके पास एक मैट्रिक्स है, इन दोनों का सिर्फ मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं। तो मल्टीप्लाई आप लोग करके देखिए, सिंपल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। आपके पास आंसर मैं बता देती हूँ क्या आने वाला है, ये आएगा 10 10 12, ठीक है, एंड माइनस 10 एम। स्टूडेंट्स मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं आप लोगों के साथ भी ये निकाल सकती थी, मैट्रिक्स सॉल्व कर सकती थी, सिर्फ टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है, पहले से ही कैलकुलेशन कर रही हुई है। ठीक है, सिंपल कुछ भी नहीं है, ये मैट्रिक्स बी कैप इनवर्स है, इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर बी और लिख लो, बी क्या था 10 10 12। तो सिंपल इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है जैसे यहाँ करा है मैट्रिक्स का, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप लोग। क्लियर? अब स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना होता है, अब हमें वैल्यू निकालनी है जेड जे माइनस सी जे की। तो जेड जे माइनस सी जे का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको बताया था ना, सिर्फ बी कैप इनवर्स में जो नीचे वाली है, जो नीचे वाली रो है ना, जेड जे माइनस सी जे निकालने के लिए बी कैप इनवर्स की नीचे वाली रो को देखो क्या है, माइनस एम 0 0 1, तो बस इसे लिख लो माइनस एम 0 0 1, ये एक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, इस मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई कर देना है ए कैप से। ठीक है, ए कैप की वैल्यू हमारे पास है कि हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो अब फटाक से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ कुछ भी नहीं करिए, मैं भी कर रही हूँ, आंसर मैच करेंगे। देखिए सिंपल मल्टीप्लाई है, इस वाली रो को इस वाले कॉलम से करो तो माइनस 4m आएगा। ठीक है, ये दोनों 0 हो चुके हैं, ये आएगा -5, तो आपके पास क्या आ जाएगा -4m -5। अब इस वाली रो को इस वाले कॉलम से करो तो आपके पास क्या आ जाएगा -5m -3। अब इस वाली रो को इस वाले कॉलम से करो तो ये तीनों तो 0 हैं, बहुत अच्छी बात है, सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई करना है, कितना ईजी हो गया हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करिए, इस वाली रो को इस वाले कॉलम से 0 आ जाना है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0 आ जाएगा। अब इस वाली रो को इस वाले कॉलम से करो तो यहाँ पर देखो, एक तो ये मल्टीप्लाई होगा -m और एक ये मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा -m और +m, फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं 0। क्लियर? अब देखो जेड जे माइनस सी जे के आने के बाद हमें क्या देखना होता है, हमें यहाँ देखना है नेगेटिव, तो नेगेटिव ये दोनों टर्म है, ठीक है, इन दोनों को देखना है। अब इन दोनों के साइन को छुपा लो, जो m के साथ साइन है ना उसको छुपा लो, तो इसमें m ये रहा, इसमें m ये रहा, इन दोनों के साइन छुपा लेना है। अब मुझे बताओ 4m बड़ा या 5m, m एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है, तो ऑब्वियसली 5m बड़ा है, तो बस मोस्ट नेगेटिव भी यही है, तो इसका यहाँ से हमें पता लग गया α2 आपका एंटरिंग वेक्टर है। क्लियर? ये होता था α1 कह देते। समझ आया? जब एंटरिंग वेक्टर मालूम पर चल चुका है, पता लग चुका है, तो हमें क्या निकालना है, अब निकालना होता है हमें वाई के कैप। तो वाई के कैप का क्या फॉर्मूला था आपके पास, बी कैप इनवर्स अल्फा के, यहाँ पर के की जगह आपके पास क्या आ चुका है 2, यहाँ से हमें पता लगता है के की वैल्यू, तो आपके पास के बराबर 2 है, तो यहाँ पर निकाल दो y2 कैप इज इक्वल टू बी कैप इनवर्स की वैल्यू हम अभी निकाले थे, वो भी एक मैट्रिक्स है, उसको α2 से मल्टीप्लाई करना है। α2 क्या है आपके पास, ए कैप निकाला था ना हमने, ए कैप आपके पास कहाँ है, ये रहा, तो α2 कौन सा है, ये वाला कॉलम, तो 5 2 8 -3। ठीक है,
किससे मल्टीप्लाई करना है, बी कैप इन्वर्स से। तो बी कैप इन्वर्स की वैल्यू अभी लिखते हैं, ये वाली वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, बी कैप इन्वर्स एक मैट्रिक्स है, तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है। करिए स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई। देखो तो स्टूडेंट्स आपको लोगों के पास यहाँ पर ये वाली रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम सॉल्व। तो 1 को 5 से करा तो 5 आ जाएगा, ये तीनों जीरो हैं तो ये वाली टर्म आपके पास जीरो हो जानी है। ठीक है, नेक्स्ट इस वाली रो को इस वाले कॉलम से करो तो ये वाला सिर्फ मल्टीप्लाई होना है, 2 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इस वाली रो को इस वाले कॉलम से करना है तो ये -8 आ जाएगा। अब इस वाली रो को इस वाले कॉलम से करो तो -5m और -3। क्लियर, समझ आया? बहुत इजी मल्टीप्लिकेशन है। स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, मुझे ऐसा लग रहा है शायद कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आए एक्स बी कैप निकालने में। तो देखो आपके पास यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ सकती है, यहाँ आपके पास 4 एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास जो बी की वैल्यू थी वो ऐसे थी कुछ 10 10 और 12। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए नीचे एक और टर्म चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ना तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ना एक्स बी कैप में तो एक टर्म इसमें नीचे बढ़ा लेते हैं, यहाँ हम 0 भी लिख देते हैं। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बी कैप को फाइंड करने के लिए? समझ रहे हैं एक्स बी कैप के लिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो बी कैप इन्वर्स की वैल्यू आप एज इट इज़ लिख लो 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और आपके पास ये वाली वैल्यू। ठीक है, बी की आपके पास यहाँ 10 10 12 तो थी ही, यहाँ हम बढ़ा लेंगे 0 क्योंकि तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये वाला एलिमेंट आपका इस वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट प्लस करके ये वाला एलिमेंट इससे, फिर प्लस ये वाला एलिमेंट इससे, फिर ये वाला एलिमेंट किससे होगा, इससे। ठीक है, समझ आया? अब तो इजीली मल्टीप्लाई कर ही सकते हो। तो इस तरह से आपके पास एक्स बी कैप की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो देखिए अब y2 कैप भी आ चुका है, तो अब हमें बना देनी है टेबल। फटाक से टेबल बनाइए। देखिए स्टूडेंट्स टेबल हम बनाए हैं, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बेसिस में आपके क्या क्या थे, अल्फ़ा 6 अल्फ़ा 4 और अल्फ़ा 5। ठीक है, एक्स बी कैप में कौन सी वैल्यू आनी है, स्मॉल बी वाली वैल्यूज आएंगी। तो वो थी आपके पास, सॉरी आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स, एक्स बी कैप हमने अभी निकाला ना, वो वाली वैल्यूज आएंगी। सॉरी स्टूडेंट्स गलती से बोल दिया, एक्स बी कैप हम निकाल चुके हैं, ये वाली वैल्यूज़ आपको लिख देनी है। क्या है, 10 10 12 और आपके पास -10m। ठीक है, बी कैप इन्वर्स हम अभी निकाले थे, देखो चाहो तो यहाँ से भी देख कर लिख सकते हो। ठीक है, तो वैल्यू रखिए 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -m 0 0 1। ठीक है, y2 कैप की वैल्यू निकाले ना अभी, ये वाली रखनी है यहाँ में। तो 5 2 8 -5m -3। ठीक है, अब निकालना है हमें यहाँ मिनिमम रेशो। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को यहाँ एक चीज़ बता दूँ, जो ये मिनिमम रेशो हम जब निकालते हैं जब आपके पास YK कैप की वैल्यू पॉजिटिव हो। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती है ना तो हम मिनिमम रेशो नहीं निकालते हैं। ठीक है, समझ आया? क्लियर। और अगर ये सारी वैल्यूज ही नेगेटिव आ जाएं तो हम क्या देते हैं, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला, ये वैल्यू अगर कोई भी नेगेटिव आ गई तो मिनिमम रेशो उसका नहीं निकलेगा। और मैं जब कह रही हूँ सारी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो मिनिमम रेशो किसी का भी नहीं निकलेगा। तो मिनिमम रेशो ही नहीं निकलेगा तो हम डिपार्टिंग वेक्टर के बारे में कैसे बताएंगे? तो इसका मतलब जब हमारा सॉल्यूशन हो जाता है अनबाउंडेड। ठीक है, अनबाउंडेड के कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोग कंसेप्ट याद रखिएगा, सीधा सा है। जब ये वाली वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाती है ना, सभी वैल्यूज़, तो हम क्या देते हैं, सॉल्यूशन अनबाउंडेड होगा इस LPP का। क्लियर। तो देखो अब मिनिमम रेशो हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, एक्स बी कैप अपॉन YK कैप से। तो 10/5 क्या आ जाएगा आपके पास, 2। 10/2 ये भी 5 आ जाना है, और ये 12/8 आपके पास कितना आ जाएगा, कट कर लीजिए। 2 4 8 2 6 12 2 2 4 2 3 6, तो यह आ चुका है 3/2। तो अब मुझे बताओ 2 में 5 में और 3/2 में मिनिमम क्या है, ऑब्वियसली 3/2। तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, अल्फ़ा 5। तो यहाँ से आपको लोग पता चल चुका है अल्फ़ा 5 इज डिपार्टिंग वेक्टर।
एंटरिंग तो हमें पहले से ही पता है, अल्फ़ा 2 है, डिपार्ट और पता लग चुका है। तो नेक्स्ट टेबल बनाओ और अल्फ़ा 5 की जगह क्या लिख दोगे, अल्फ़ा 2। तो स्टूडेंट्स टेबल बनाने से पहले की एलिमेंट को तो जान लेते हैं। तो बताया था ना आपको, जिसके करस्पॉन्डिंग इसमें डिपार्टिंग वेक्टर आ रहा है वाई के कैप की वही वैल्यू की एलिमेंट होती है। तो अल्फ़ा 5 के करस्पॉन्डिंग वाई के कैप में वैल्यू 8 है, तो यही आपका हो गया की एलिमेंट। ठीक है। और सिंप्लेक्स मेथड में हम कैसे लेते थे, एंटरिंग और डिपार्टिंग का कॉमन। ठीक है, यदि आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिए तो ले सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए ऑपरेशन रिसर्च की, वहाँ आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, की एलिमेंट जब मिल चुका है तो हमें क्या करना होता है, की एलिमेंट को 1 बनाना होता है नेक्स्ट टेबल में, और इसके ऊपर वालों को हमें 0 बनाना होता है नई वाली रो की हेल्प से। जो ये नई रो आएगी ना ये वाली, उसकी हेल्प से ऊपर वालों को 0 बनाना है। ये चीज़ें हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, सिंप्लेक्स मेथड से, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। तो नेक्स्ट टेबल बनाइए, ये चीज़ें एज इट इज़ लिखनी है, मैं इसी में बना रही हूँ, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ चेंज कर देते हैं हम, अल्फ़ा 6 अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5 की जगह आ जाएगा अल्फ़ा 2। ठीक है, बी कैप इन्वर्स, ये सारी वैल्यूज चेंज होंगी। क्यों, हम यहाँ पर वैल्यू चेंज कर रहे हैं ना, यहाँ हमें 1 बनाना है। तो कैसे बनाते हैं 1, ऑपरेशन लगा के। ये चीज़ें हम पहले से करते आ रहे हैं। तो R3 में ऑपरेशन लगाओ। देखिए ये R1 हो गई फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। तो हम थर्ड रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R3 में 8 का डिवाइड कर दो। यहाँ पर 8 में 8 का डिवाइड करोगे तो 1 बन जाएगा। ठीक है, तो बस यानी कि इस पूरी रो में 8 का डिवाइड करना है। तो 12/8 क्या आएगा आपके पास, 3/2। क्लियर, यहाँ पर 0 में 8 का डिवाइड करा 0, यहाँ 0, यहाँ क्या आ जाएगा 1/8, यहाँ 0, यहाँ 8 में 8 का डिवाइड करा, यहाँ बन चुका है 1। क्लियर, समझ आया। अब क्या करना होता है, हमें ऊपर वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना है इस नई वाली रो की हेल्प से। तो मुझे बताओ 2 में से 2 को माइनस कर दें तो 0 नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो R2 में ऑपरेशन लगा दो कि R2 - 2 R3 न्यू, नई वाली रो की हेल्प से बनाना है। नई वाली रो में यहाँ पर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ना, 2 - 2 R3 की जगह 1, तो 2 में से 2 गया 0, बन गया। तो यही ऑपरेशन हमें R2 में लगाना है। इसी तरह से 1 में लगा लेते हैं कि R1 में से 5 R3 न्यू माइनस करना है, क्योंकि R1 में 5 है ना, तो 5 में से 5 माइनस करोगे तो 1 बन जाएगा। क्लियर, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 0 और यहाँ भी 0। अब इनमें क्या ऑपरेशन लगाना है, कुछ भी नहीं, जो वैल्यू है उसको लिखते जाओ। यहाँ पर R2 में क्या लिखोगे 0 और R3 में 0, तो यहाँ पर R2 और R3 की जगह 0 लिखो। ऐसे ही यहाँ पर ऑपरेशन में वैल्यू रखनी है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट वाले में क्या लगाओगे, जैसे R2 की जगह तो 0 और इस वाले की जगह 1/8, तो यहाँ पर R2 की जगह 0 लिखो, यहाँ पर R3 की जगह 1/8। ठीक है, तो आपके पास ये वाली एंट्री आ जाएगी, समझ रहे हैं। तो इसी तरह से सारी एंट्रीज आ जाएंगी स्टूडेंट्स, मैं लिख रही हूँ, आप लोग मैच कीजिएगा। देखिए एंट्रीज आ चुकी हैं। अब देखिए बचा ये वाला एलिमेंट, तो इसे भी 0 बनाना है। तो अब R4 में, फोर्थ रो में क्या ऑपरेशन लगाएंगे आप, R4 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R4 में से इस वाली में से इसी को माइनस कर दो। तो R4 -5m -3। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, माइनस प्लस, सिर्फ यहाँ पर चेंज करने की कोशिश मत करना। बस आप ये सोचो इसमें से इसी को माइनस कर देंगे ना तो 0 बन जाएगा। तो बस R4 माइनस लगा दो और ये वाली टर्म एज इट इज, और R3 न्यू, क्योंकि R3 न्यू में यहाँ 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करे कोई मतलब नहीं है, यही टर्म आनी है। तो यहाँ पर बन जाएगा आपके पास 0। अब यही ऑपरेशन इन वाली टर्म्स में लगाओ और बताओ क्या वैल्यू आ जाएगी। कैसे करोगे, R4 की जगह 1 लिखोगे, तो R3 की जगह यहाँ क्या लिखोगे 0। जब R4 में 0 लिखोगे तो R3 में क्या लिखोगे 1/8 यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से चेंज करते जाओ और वैल्यूज़ निकाल लो। तो आपके पास स्टूडेंट्स वैल्यूज़ आ जाएंगी, यहाँ आएगा -5m + 9/2। ठीक है, यहाँ आपके पास आएगा -m, यहाँ 0, और यहाँ पर आएगा 5m + 3/8, यहाँ 1 और यहाँ 0। क्लियर, आ चुका है आपके पास।
अब देखिए, अब हमें क्या करना होता है, अब हमें दोबारा निकालना होता है जेड जे माइनस सी जे, दोबारा एंट्रिंग वेक्टर को जानेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए इसी तरह से हमने पहले भी किया था, तो निकालिए जेड जे माइनस सी जे। कैसे फॉर्मूला बनता है उसका, जो आपका बी कैप इनवर्स आता है उसमें हम नीचे वाला टर्म देखते हैं। ठीक है, नीचे वाला यानी कि सी बी बी इनवर्स, नीचे यही होता है ना आपके बी कैप इनवर्स में। देखो बी कैप इनवर्स में नीचे क्या आता है, सी बी बी इनवर्स और 1। तो मैंने अभी आपको जेड जे माइनस सी जे कैसे निकालना सिखाया था। बी कैप इनवर्स की नीचे वाली टर्म रख लो, तो जो आपके पास ये वाला कॉलम चल रहा है बी कैप इनवर्स का ही तो चल रहा है, तो बी कैप इनवर्स का नीचे वाला का कौन सी रो है आपके पास, ये वाली है। ठीक है, तो ये वाला आपके पास क्या है, सी बी बी इनवर्स, ये टर्म हो गई उसकी, और ये कॉर्नर का हो गया 1। समझ रहे हैं। तो जेड जे माइनस सी जे कैसे निकालेंगे, इस वाले को लिखेंगे एक मैट्रिक्स में, इनटू में क्या आता है आपके पास ए कैप। ठीक है, बी कैप इनवर्स अब ऐसा नहीं है पुराना वाला यूज़ करेंगे, नया आ चुका है ना तो इसे यूज़ करेंगे। तो क्या आ जाएगा, जेड जे माइनस सी जे इक्वस टू सी बी बी इनवर्स और 1 इंटू ए कैप। तो सी बी बी इनवर्स 1 आपके पास क्या है, यानी कि बी कैप इनवर्स का नीचे वाला रो, तो वो आपके पास क्या था -m 0 5m + 3/8 1। ए कैप आपके पास पहले दिया हुआ है, ए कैप आपके पास सेम रहेगा, जो स्टार्टिंग में था उसमें कोई चेंज नहीं है, ये वाली ए कैप की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे, ए कैप। तो सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, आप लोग कीजिए स्टूडेंट्स। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, सिंपली करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। अब यहाँ मुझे बताओ m नेगेटिव वाला कौन सा है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, एक यही है, तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, यही मोस्ट नेगेटिव हो गया। तो यहाँ से पता लग चुका है α1 इज एंट्रिंग वेक्टर। डिपार्टिंग के लिए क्या करना है, वही दोबारा से वाई के कैप निकालना है। तो के की वैल्यू यहाँ क्या है आपकी बार 1, तो y1 कैप निकाल लिया। क्या फॉर्मूला था, बी कैप इनवर्स α1, α1 था आपके पास वही पुराना वाला, α1 की वैल्यू ये रही। ठीक है, ये वाला कॉलम लिख लेंगे। बी कैप इनवर्स कौन सा यूज़ करना है, तो बी कैप इनवर्स जो आपका नया वाला आया है ना आपके पास, वो यूज़ करना है। देखिए बी कैप इनवर्स आपके पास कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये कंप्लीट आपके पास नया बी कैप इनवर्स आया है, तो इसे लिखना है। अब हम पुराना वाला नहीं लिखेंगे, इसे लिखो। देखिए मैंने नया बी कैप इनवर्स लिख लिया, और ये आपके α1 की वैल्यू। अब दोनों मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करना है सिंपल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देती हूँ। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई करिए आप लोग, मैं पहले कर चुकी हूँ टाइम बचाने के लिए। तो फर्स्ट आपके पास एंट्री आएगी 17/8, नेक्स्ट एंट्री है 17/4, नेक्स्ट है 3/8, और नेक्स्ट एंट्री है आपके पास -17m। ठीक है, -17m -31/8। ठीक है, ये आपके पास एक और मैट्रिक्स है। तो अब क्या करना है, वही पहले की तरह, अब नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। तो सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनाइए, किस तरह से आ जाएगी, देखिए स्टूडेंट्स कुछ इस तरह का ही फॉर्मेट होता है अपना। यहाँ क्या रखना है, बी, यहाँ पर देखो एक्चुअली में आपको पुराना वाला मैट्रिक्स लिख देना है कंप्लीट, जो आपके पास पुरानी मैट्रिक्स आई थी ना अभी, उसी को कंप्लीट लिख दो। देखिए जो आपकी लास्ट मैट्रिक्स आई थी ना, पूरा इसी को लिख देना है। सिर्फ चेंज क्या आएगा, सिर्फ चेंज आएगा वाई के कैप की वैल्यू में, क्योंकि यहाँ आपके पास नया अभी निकाला है हमने y1 कैप। ठीक है, ये सारी चीज़ एक साथ जो भी है यहाँ पे लिख दो। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो वाली लिखेंगे, कौन सी, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये वाला तो पूरा पोर्शन जो पहले लिखा था वही लिख देंगे, और इस वाले पोर्शन में ये वाली वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है, तो लिख दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स वैल्यूज़ हम लिख चुके हैं। मिनिमम रेशियो निकालिए। अब 5/2 में 17/8 का डिवाइड करिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20/17। इसी तरह से 7 में 17/4 का डिवाइड करो, तो 28/17। ठीक है, नेक्स्ट 3/2 में 3/8 का डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल, और 2 4 = 8, तो यह आ जाएगा 4। अब मुझे बताओ इन तीनों में मिनिमम क्या है। ऑब्वियसली ये मिनिमम है आपका, तो ये आपका हो गया α6 डिपार्टिंग वेक्टर। तो α6 के बारे में हमें पता लग चुका है, ये एक डिपार्टिंग वेक्टर है। एंट्रिंग तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, α1 है। तो नेक्स्ट टेबल बनाओ, क्या करोगे, α6 की जगह
पुट कर दोगे अल्फा 1। तो यहाँ की एलिमेंट की और बात कर लेते हैं। तो अल्फा 6 पार्ट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग वाई कैप की वैल्यू 17/8 है। तो ये हो गया की एलिमेंट। नेक्स्ट टेबल में इसे 1 बनाएंगे, ठीक है, और जो ये वाली रो आएगी उसकी हेल्प से इन तीनों को 0 बनाएंगे। तो बिल्कुल जैसे हमने पहले ऑपरेशन लगाया था ऐसे ही ऑपरेशन लगाइए, ठीक है। तो ऑपरेशन हम क्या क्या लगाएंगे, सबसे पहले R1 में लगाएंगे कि R1 में डिवाइड कर दो 17/8 का, क्योंकि इस वाले टर्म में इसी का डिवाइड करोगे तो 1 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन R2 में लगेगा कि R2 में से माइनस कर दो इसको ही, यानी कि 17/4 को, किसकी हेल्प से, नई वाली की हेल्प से। तो नई वाली R1 न्यू आएगी, क्लियर। अब ऐसे ही R3 में क्या लगाएंगे, R3 माइनस 3/8 R1 न्यू। और ऐसे ही R4 में क्या करोगे, R4 में लगाओगे R4 माइनस ये वाली टर्म ही लिखोगे, ठीक है। क्या है 17m माइनस 31/8 इंटू क्या लिखोगे R3 न्यू, क्लियर। तो ऑपरेशन लगा ये इस तरह से, और नई टेबल आपके पास आ जाएगी स्टूडेंट्स। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, कोई भी क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। सिर्फ टाइम बचाने के लिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपके साथ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लगाइए ऑपरेशंस और बताइए वैल्यूज़। तो स्टूडेंट्स आ चुकी हैं वैल्यूज़, हमने ऑपरेशन लगाए और ये वाली वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, क्लियर। देखिए इसमें मैंने ये वाली वैल्यू एक्चुअली नहीं निकाल दी, यहाँ पर चाहो तो आप भी छोड़ सकते हो, क्योंकि इस वाली वैल्यू की ऐसी कोई हमें ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इस वाली वैल्यू कोई ज़रूरत पड़ नहीं रही है, तो चाहो तो छोड़ दो, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें दोबारा निकालनी है वैल्यू ZJ माइनस CJ की। तो ZJ माइनस CJ कैसे निकालोगे, जो ये नया B कैप इन्वर्स आया है इसका नीचे वाली रो को हमें ले लेना है, ठीक है। तो ये वाली रो आप लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे A कैप से, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी ZJ माइनस CJ की। उस वाली रो को लिखो, क्या थी 31/17 0 माइनस 13/17 और 1, इसको मल्टीप्लाई कर देना है A कैप से। ये एक मैट्रिक्स है, A कैप आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 माइनस 31/17 0 माइनस 13/17 और ये आएगा 31/17 प्लस m, ठीक है। अब हमें क्या देखना है इसमें, नेगेटिव वाला पार्ट। तो एक ये नेगेटिव है और एक ये नेगेटिव है। मुझे बताओ अब क्या करना होता है, साइन छुपाना होता है। तो अब बताओ 13/17 और 31/17, 31/17 एंड 13/17 में कौन बड़ा है। ऑब्वियसली 13/17 बड़ा है, तो बस इसका मतलब मोस्ट नेगेटिव यही है। ऐसा नहीं सोचना यहाँ हमें कि -2 और -3 में बड़ा कौन सा होता है, -2 नहीं। अगर हमसे कोई पूछता है कि -2 और -3 में कौन बड़ा है, तो हम कह देंगे ऑब्वियसली -2 बड़ा है। बट यदि हमसे सिंप्लेक्स मेथड पढ़वा रहा है, रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड पढ़ रहे हैं, तब पूछे मोस्ट नेगेटिव, ठीक है, या फिर वो मेथड मत पढ़ो, कैसे भी आपसे कोई पूछ रहा है मोस्ट नेगेटिव, तो नेगेटिव में मोस्ट अगर पूछता है तो आप लोगों को क्या बताना है, पूछना 3 और 2 में कौन बड़ा है, तो वो कहेगा 3, तो बस मोस्ट नेगेटिव भी यही है आपके पास, क्लियर। तो ये आ चुका है मोस्ट नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ से α3 एंट्रिंग वेक्टर है, ठीक है। डिपार्टिंग के लिए वही दोबारा क्या निकालोगे, y k कैप, k में वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी बार 3, तो y 3 कैप की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, निकालो। अब तो कई बार कर चुके हो, आप लोगों को आ गया होगा B कैप इन्वर्स α3। तो B कैप इन्वर्स की वैल्यू नई वाली जो हमने अभी अभी निकाली है, देखिए ये वाली टेबल आपके पास क्या है, B कैप इन्वर्स की। तो ये वाली टेबल को लिखो कंप्लीट, कौन सी वाली, B कैप इन्वर्स, समझ रहे हैं ना, ये नहीं लिखना है, ठीक है। अब जो बची आपके पास टेबल ये वाली B कैप इन्वर्स की है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो α3 से। A कैप में आपको पता है α3 क्या है आपके पास, ये रहा α3, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, -1 0 0, बहुत इजी आपके पास y3 कैप आने वाला है, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये तो α3 की वैल्यू लिख दी मैंने, आई एम सो सॉरी, α3 की नहीं लिख रहे हैं ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं। तो वो आएगी आपके पास -18/17 2
3/17 और लास्ट आएगी -31/17। ठीक है, तो अब ये वैल्यू भी आ चुकी है, तो टेबल बनाने में कैसी देरी, बना दो थर्ड टेबल। तो स्टूडेंट्स टेबल में अब आपके पास एंट्री क्या लिखनी है, ये वाली एंट्रीज तो वही आएंगी सेम पहले वाली, चेंज कहाँ आएगा, चेंज आएगा बस इस वाली वैल्यू में। तो वाई के कैप की वैल्यू तो यहाँ से लिख दो -18/17, ठीक है, 2 3/17 और क्या आ जाएगा आपके पास -31/17। ठीक है, और ये वाली वैल्यूज एज इट इज जो पुरानी टेबल में लिखी थी वही लिखनी है। तो α1 α5 α2, ठीक है, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 20/17 2 18/17, यहाँ आपके पास थे 18/17, पुरानी टेबल एज इट इज़ लिख देनी है आपको। अब निकाली मिनिमम रेशियो, तो हमने आपको बताया था नेगेटिव का नहीं निकालते हैं, अगर ये सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाती तब तो हम कह देते सॉल्यूशन अनबाउंडेड है, बट यहाँ पर एक ही वैल्यू है तो इसे छोड़ो, इन दोनों के लिए मिनिमम रेशियो निकालो। तो 2 में 2 का डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, 18/17 में 3/17 का डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 18/3। ठीक है, 18/3। अब मुझे बताओ इन दोनों में आपके पास मिनिमम कौन है, एक छोटा है, मिनिमम एक छोटा है या 18/3 छोटा है, तो ऑब्वियसली आपके पास 1 छोटा है। ठीक है, अरे ये तो क्या आ जाएगा 3 1 3 3 6 18, 6, अब 1 और 6 में कौन छोटा है, तो ऑब्वियसली 1। तो आपके पास α5 यहाँ से पता लग चुका है क्या है, एक आपके पास डिपार्टिंग वेक्टर है। डिपार्टिंग वेक्टर का मालूम चल चुका है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, एंट्रिंग करानी है α3 को और डिपार्ट कराना है α5 को। तो नई टेबल बनाओ, उसमें क्या करोगे, α1 α5 की जगह α3 आ जाएगा और α2 आपका एज इट इज। ठीक है, यहाँ से की एलिमेंट तो देख लेते हैं। तो आपके पास ये वाला है, आपके पास α5 डिपार्ट कर रहा है यानी कि की एलिमेंट 2 है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस 2 को तो 1 बनाना है और जो नई वाली रो आएगी उसकी हेल्प से इन तीनों को 0 बनाना है। तो आप लोग अब तो समझ चुके हो किस तरह से ऑपरेशन लगाओगे, R2 में लगा दो R2/2। ठीक है, और फिर जैसे हमने पहले ऑपरेशन लगाए थे 0 बनाने के लिए, ऐसे इनमें ऑपरेशन लगा दो। तो मैं डायरेक्ट एंट्रीज लिख रही हूँ यहाँ की, आप लोग मैच कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स एंट्रीज आ चुकी है। ठीक है, ये आपके पास क्या है एक्स बी कैप, ये वाली एंट्रीज बी कैप इनवर्स की, और ये वाली एंट्री है आपके पास वाई के कैप की। ठीक है, एंट्रीज आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना होता है, जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे, बी कैप इनवर्स की नीचे वाली रो को लिखना है। तो नीचे वाली रो आपके पास ये है, तो इसे लिख लो 0 3/34 5/34 और 1। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, एक कैप से, तो मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ वैल्यूज़। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग करके देखिए, जो भी आपके पास वैल्यूज़ आएंगी ना वो सारी आएंगी पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक है, आप लोग करके देखिए। तो जेड जे माइनस सी जे आपके पास पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा, कुछ वैल्यूज 0 भी होंगी और कुछ वैल्यूज पॉजिटिव होंगी यानी कि ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या होता है, जब जेड जे हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो हम कहते हैं सॉल्यूशन आपको ऑप्टिमल मिल चुका है। सो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। ठीक है, और वैल्यूज कैसे निकालते हैं, इस वाली टेबल से। तो आपके पास यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आई है 20/17। ठीक है, x2 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 15/17, और x3 से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि x3 आपके पास क्या था, x3 x4 x5 x6 ये हमने सिलेक्ट वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किए थे ना आपके एलपीपी में। तो इनकी वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है x1 और x2 की वैल्यू से। तो वो आ चुकी है, यही आपका है सॉल्यूशन। मैक्सिमम और निकाल देते हैं हम। मैक्सिमम z आपके पास क्या था 5x1 प्लस 3x2। ठीक है, तो यहाँ पे x1 की जगह 20/17 रखो, x2 की जगह ये वाली वैल्यू रखो, तो आपके पास क्या आ जाएगा 185/17, और ये आपका है आंसर। क्लियर, समझ आया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इतनी देर समझाने में चीज़ों को, इतनी देर बोलने में। ठीक है, थोड़ा सा देखो, लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलता है, ऐसा लगता है जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।